नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी संशोधित राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी गई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। आरबीआई ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी संतुलित। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में आंशिक युद्ध विराम पर सहमत। इजरायल ने गजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार किया। मध्य और दक्षिणी भागों में भी जमीनी अभियान शुरू किया। और स्विस ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत और अनुपमा उपाध्याय भारत की ओर से अपनी चुनौती पेश करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का कार्यान्वयन 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एज पर दिस स्कीम जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। सरकार ने असम के नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र की वार्षिक क्षमता 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र में 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास कर रही है। लोकसभा में कल श्री रिजिजू ने कहा कि उनका मंत्रालय 6 केंद्रित अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को विशेष रूप से लागू करता है। उन्होंने बताया कि इन समुदायों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए सरकार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्तियां लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास और रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की इक्विटी जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि बुनियादी ढांचा विकास योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं ने आजीविका के अधिक अवसर और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र कल्याण में योगदान दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में हरित ऊर्जा का योगदान 42% से अधिक है। कल नई दिल्ली में 32वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, स्मार्ट मोबिलिटी इंडिया एक्सपो और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया 2025 में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन को विशेष प्राथमिकता दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित उद्यम उत्सव में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कर रहा है, जो 30 मार्च तक चलेगा। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
इस उत्सव में हस्तशिल्प से लेकर कृषि आधारित विविध उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 7 पवेलियन, मंडप में ग्रीन एमएसएमई टेक्नोलॉजी, महिला उद्यमी, पीएम विश्वकर्मा और आदिवासी उद्यमी, खादी और ग्रामो उद्योग और एमएसएमई व्यापार सहायता मंडप भी शामिल होंगे। इस दौरान लाइव पॉटरी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा हुनर संगीत, नुक्कड़ नाटक और राजस्थानी कठपुतली जैसी प्रदर्शनियां आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेंगी। उद्यम उत्सव हर रोज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार जारी है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता ने वैश्विक विकास में मंदी की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। लेख के अनुसार इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और ये कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और खपत में सुधार से स्पष्ट है। लेख के अनुसार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की व्यापक आर्थिक ताकत फरवरी 2025 में खाद्य कीमतों में और सुधार के कारण हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति में 7 महीने के निचले स्तर 3.6% तक की गिरावट से मजबूत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में आंशिक युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ संघर्ष में आंशिक युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि श्री ट्रंप ने श्री पुतिन के साथ अपनी बातचीत और प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा के बारे में श्री जेलेंस्की को जानकारी दी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि दोनों नेताओं ने आंशिक युद्ध विराम पर सहमति जताई है। President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy. Technical teams will meet in Saudi Arabia in the coming days to discuss broadening the ceasefire to the Black Sea on the way to a full ceasefire. इजरायल ने गजा में अपने सैन्य अभियान का विस्तार करते हुए फलस्तीन पर फिर से हमला किया है। इस हमले में कम से कम 400 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने सुरक्षा परिधि का विस्तार करने तथा उत्तर और दक्षिण के बीच आंशिक बफर बनाने के देश से मध्य और दक्षिणी गजा पट्टी में लक्षित जमीनी अभियान शुरू किया है। ये अभियान हमास के साथ जनवरी के युद्ध विराम समझौते के टूटने के बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इजराइल का दावा है कि हमलों में हमास के सैन्य कमांडरों और राजनीतिक अधिकारियों को निशाना बनाया गया। फिर भी इस बात की संभावना है कि बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हों। गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय घायलों में लड़ाकों और नागरिकों के बीच अंतर नहीं कर पा रहा और नए सिरे से हिंसा के बावजूद हमास के अधिकारी कहते हैं कि वे युद्ध विराम को पुनः बहाल करने के लिए बातचीत को तैयार हैं। हालांकि वे इस साल की शुरुआत में 19 जनवरी को प्रभावी हुए मूल समझौते पर फिर से बातचीत करने से इनकार करते हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश विभाग ने बुधवार को संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अभी भी मौजूद है, लेकिन चेतावनी दी कि अवसर बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। इजराइल के ताजा हमले ने गजा में अभी भी काम कर रहे कुछ अस्पतालों में नए घायलों की एक बड़ी संख्या भेज दी है और 2 महीने की शांति के बाद पूर्ण युद्ध की वापसी की आशंकाओं को जन्म दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में ड्यूशर फुटबॉल बंड डीएफबी पोकल सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले का सीधा प्रसारण करेगा। प्रसार भारती और डीएफबी जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत और जर्मनी के बीच फुटबॉल संबंधों को मजबूती मिलेगी। समझौते के अंतर्गत एक अंडर 17 प्रतिभा खोज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें 20 युवा भारतीय खिलाड़ियों को जर्मनी में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि डीएफबी के साथ सहयोग से भारतीय दर्शकों को न केवल बड़े स्तर के फुटबॉल मैच देखने को मिलेंगे, बल्कि हमारे युवा फुटबॉलरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का भी मौका मिलेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ आज से नई दिल्ली में होगा। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है, जो 27 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया है।
बिहार में आज अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप 2025 की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का आज शाम उद्घाटन करेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शकरन ने बताया कि ये पहली बार है जब बिहार सेपक विश्व की मेजबानी कर रहा है। सेपक टाकरा गेम में पिछले 3 साल से बिहार का खिलाड़ियों के द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडल प्राप्त कर रहे हैं। इस गेम के माध्यम से पूरा देश में सेपक टाकरा को इंट्रोड्यूस करने के नियत से ये आयोजन किया गया है और इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं और बिहार धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स हब बनते जा रही है। स्विस ओपन बैडमिंटन में आज कई भारतीय खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के बेसल में अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। महिला डबल्स में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी जर्मनी की सेलेन हब्स और एमिली लेहमैन की जोड़ी से शाम 5:50 पर खेलेगी। पुरुष एकल में प्रियांशु राजावत शाम 5:40 पर फ्रांस के टोमा जूनियर पेपोव से भिड़ेंगे। दूसरी ओर किदाम्बी श्रीकांत शाम 6:20 पर चीन के ली शिफेंग से खेलेंगे। वहीं शंकर सुब्रमण्यम का मुकाबला शाम 6:50 पर एंडर्स एंटोनसेन से होगा। पुरुष युगल में भारत के सतीश करुणाकरण और आद्या वरियार्थ की जोड़ी का मुकाबला चीन के झेंग यू और काई लियू की जोड़ी से होगा। वहीं महिला एकल में ईशानी बरुआ का सामना चीन की हान कियानक्सी से होगा, जबकि अनुपमा उपाध्याय इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी से खेलेंगी। दूसरी ओर पीवी सिंधु को डेनमार्क की जूली डवाल जैकबसेन से हार का सामना करना पड़ा है, जबकि मालविका बंसोड को कनाडा की मिशेल ली ने करीबी मुकाबलों में हरा दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, असम और मेघालय में हल्की बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी अलग अलग स्थानों पर आकाश में बिजली चमकने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और कर्नाटक के भीतरी हिस्से में अलग अलग स्थानों पर मौसम के गर्म रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने 286 दिन के बाद सुनीता विलियम्स और विल्मोर बुश की अंतरिक्ष से वापसी को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियम्स और विल्मोर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा चहलकदमी करने का महिला अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2000 की यूपीआई लेन देन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान लिखता है, केंद्र ने मंजूर की 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना। वहीं राजस्थान पत्रिका ने इंदौर में रंग पंचमी पर गेर त्योहार की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, इंदौर रंगों से सराबोर, टैंकरों से रंग की बौछार हुई, तोपों से उड़ाया गुलाल। आज विश्व गौरैया दिवस पर अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, कंक्रीट से बढ़ते जंगलों से कम हुई गौरैया की संख्या। फ्लैट कल्चर में घरों के अंदर घोंसला बनाने की संभावना नहीं, कबूतरों ने उनके आशियानों पर किया कब्जा। धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पशुधन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी संशोधित राष्ट्रीय योजना को मिली मंजूरी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। आरबीआई ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बीच भी संतुलित बना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में आंशिक युद्ध विराम पर सहमत हुए। इजरायल ने गजा में अपना सैन्य अभियान फिर शुरू किया। मध्य और दक्षिणी भागों में भी जमीनी अभियान की शुरुआत। और स्विस ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत और अनुपमा उपाध्याय भारत की ओर से अपनी चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।